काफी डीप ये टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नटशेल पीरियड में इसको आपको समझाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब चीज समझ में आ जाती है उसके बाद इसके जो है बाकी फर्दर प्रोसीजर की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो चले आगाज करते हैं। शायर ने कहा है, सबसे पहले जो मैं अपना तारुफ इसी तरह देता हूं कि हम साहिबे अना है हमें तंग न कीजिए, मगरूर बेवफा है हमें तंग न कीजिए, हम कौन है कहां है इसे भूल जाइए, जैसे भी है जहां है हमें तंग न कीजिए, बेहतर है हमसे दूर रहे साहिबे कमाल, हम साहिबे खता है हमें तंग न कीजिए, हम आपसे नहीं है खफा आप जानिए, खुद ही से हम खफा है हमें तंग न कीजिए, कुछ भी नहीं बचा है मगर अब हमारे पास, कुछ लफ्ज हम नवा है हमें तंग न कीजिए, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, वफादारी का दावा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, किया था अहद जिन लम्हों में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम, उठाकर क्यों न फेंके सारी चीजें, फकत कमरू में टहला क्यों करें हम, है बस्ती है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम, बरहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। जुनैद इस्लाम की तरफ से वार्म वेलकम अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले डॉक्टर HR रहमान साहब का। तो इनसे मैं आज बहुत ज्यादा दिन भर हम इन्हीं के साथ थे, तो मैं कश्मीर से यहाँ पे एक फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया था। बाकी कश्मीर में मैं ई वेस्ट मैनेजमेंट पे मैं रिसोर्स पर्सन था, वहाँ पे GHRD की तरफ से हर किसी कॉलेज और स्कूल में जो है मेरी प्रेजेंस थी, मेरे लेक्चर्स थे। जैसे यहाँ पे परमजीत साहब थे, बाकी जो टीम मेंबर्स थे, और जहाँ जहाँ मैं आज गया दिन भर डॉक्टर साहब के पास, हर जगह कोई ना कोई मुझे ऐसा मिला जो डॉक्टर साहब के जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है। चाहे वो वकील साहब थे, इनके साथ भी कॉफी हो गई, बड़ा अच्छा, इनके साथ भी बड़े जो है दमदार इंसान है। इसी तरह से वो जो है मोहतरम बैठे हुए डॉक्टर साहब, इनसे भी मुलाकात हुई। तो हर किसी के साथ मैं मुख्तसर लम्हे में जो है ना, वो एक शायर ने कहा था, मुख्तसर लम्हे में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं कि खुलासे में नहीं आ सकते। तो इसीलिए मुख्तसर में मैं ये बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या क्या सीखा। बस हाँ इतना है कि मैंने जो है ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं, मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं, हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरह से जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इनसे मुतासिर हुआ। तो असल में हमारा टॉपिक यहाँ पे है ई वेस्ट मैनेजमेंट का। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ई वेस्ट हमें सबको पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज को कहते हैं, और पूरी दुनिया जो आजकल की जो दुनिया है ये इस वेस्टेज से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो रही है। हम टेक्नोलॉजी के दौर की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम 5G के कंसेप्ट हम अब यूज कर रहे हैं, अब हम 6G की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अंदर मशीनों का ये जो है मिकदार, मशीनों का निजाम ज्यादा बढ़ रहा है, हम ज्यादातर इन्हीं के साथ अब अफेक्टेड है। तो जिसकी वजह से आप यहां पे देखोगे, आप यहां पे रीडिंग टेबल्स पे बैठे हो, किसी के पास iPad होगा, किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास फोन होगा, हर कोई किताब के सोर्स के साथ साथ YouTube के सोर्स को भी इस्तेमाल करता है, Google के सोर्स को भी इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास जो है गैजेट्स होते हैं। इसी तरह से ये सारा कोई जो भी बैटरी और पावर सप्लाई पे जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, और इनका एक वेस्ट होता है, जिस वेस्टेज की वजह से ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक ड्राइव अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की गई, जिसे ई वेस्ट कहा गया, और इसको जो है इसको रिफॉर्म, इसको प्रेजेंट किया पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ने, इन प्रेजेंस विद साहस, जो आप पीछे से बोर्ड देख रहे हो। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है, इसका सबसे पहले स्टार्ट जब हम देखेंगे क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया में कितना निकला, 2010 में इसकी डाटा कलेक्शंस की गई, जिसमें 32 मिलियन मीट्रिक टन ये पूरे दुनिया में जमा हो गया। उसके बाद 2011 हो गया, ये 32 से बढ़कर 33 मिलियन हो गया। 2013 में आ गया, ये 34 मिलियन हो गया। 2014 में आ गया, ये 35 मिलियन हो गया।
धीरे धीरे ये बढ़ता गया, यहां तक कि आज की डेटा के मुताबिक 59.7 मिलियन मीट्रिक टन हर साल हमारे दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है। दैट मीन्स हर एक सेकंड में 800 लैपटॉप खराब होते हैं, 800 मोबाइल फोन खराब होते हैं। और ये जो खराब होते हैं, ये जो चीजें, इनके साथ मेरी जिंदगी की कितनी अफेक्शन है और ये कितना डेंजरस मेरे एनवायरनमेंट के लिए है, वो ज्यादा जरूरी जानना है हमारे लिए। क्योंकि आप मेरे सामने आने वाले साइंटिस्ट हो, आप मेरे सामने आने वाले जीनियस स्कॉलर्स हो, आप मेरे सामने आने वाले प्रोफेसर्स हो, आपको इन्हीं सीट्स पे नहीं बैठना है। आपको जो है ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, आपको और ज्यादा मंजिलें आगे क्रॉस करनी है। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, आपको अपनी लाइफ के हर एक चीज को स्ट्रगल के साथ फेस करना है। जैसे एक होता है IQ, किसकी लेवल इंटेलिजेंट कोशेंट कौन कितने, एक होता है EIQ। IQ में से हमें हर एक किसी को पता है, ये टर्म है। दूसरी टर्म होती है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंट कौन है। इमोशनल इंटेलिजेंट हम में से हर किसी को बनना है। जो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, इसमें स्ट्रेस उतना अटैक नहीं करता है। स्ट्रेस के 4 स्टेज होते हैं, एक होता है यूस्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेस, तीसरा होता है हाइपर स्ट्रेस, फिर होता है ये बीमारी, डिजीज वाला स्ट्रेस। तो ये जो EQ वाले इंसान होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कम शिकार होते हैं स्ट्रेस का और टेंशन का। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं डॉक्टर HR रहमान साहब के साथ वर्क कर रहा हूं, इसको मैं काफी ज्यादा पसंद हूं वर्क के लिहाज से, हर किसी लिहाज से। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं, मेरी भी एक्सपेक्टेशन इस पे है। अब अचानक से एक दिन मैं आ जाता हूं, ये सबके सामने मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताते हैं, आपने काम नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। या कोई प्रोफेसर आपका होगा, आप क्लास से जाओ, आप कॉलेज से जाओ, हमें सबके सामने इंसल्ट होती है। और हम जो इंसल्ट फील कर रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमारे माइंड पे डिफरेंट डिफरेंट ख्यालात आते हैं। लेकिन जो EQ वाला होगा, उसके माइंड पे ये वाले ख्यालात नहीं आएंगे। वो क्या सोचेगा, शायद डॉक्टर साहब की गाड़ी की जो है बैंक पे किस्त कोई बकाया थी, उनका फोन आ गया होगा बैंक वालों का, इसलिए परेशान है। शायद घर में किसी के साथ लड़ाई हो गई होगी, इसलिए परेशान है। शायद कोई और चीज है, इसलिए परेशान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये इस तरह से EQ वाले समझेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, तब जाके हम जिंदगी के हर किसी रास्ते को आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज जो इतना ज्यादा जाया हो रहा है, जो इतना ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके पीछे मेन काजेज एक है। पहला है, हमें किसी में भी, हम में से किसी को पहले अवेयरनेस ही नहीं है ई वेस्ट होता क्या है। दूसरी बात, हमें आज तक ये समझाया ही नहीं गया है कि इसके जो है, इसके इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे क्या है। तीसरी चीज, हमने स्टडी बहुत पढ़ी, हमने फोन्स लाए, हमने लैपटॉप्स लाए, आज तक हम में से किसी ने भी एक भी फोन का यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा। आज तक हम में से किसी ने भी इसकी गाइडलाइंस नहीं पढ़ी जो ऑलरेडी इनमें डिस्कस की गई होती है। दैट्स व्हाई हम इस चीज से बहुत ज्यादा दूर रहे। तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि 2030 में यही इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज 71.7 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। पूरी दुनिया से इतना वेस्ट निकलेगा। अब आखिरकार होगा क्या, और इससे क्या होगा? इससे हमारा ग्लोबल इश्यू बढ़ जाएगा और हमारी जो है दुनिया जो है ये तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। व्हाई? बिकॉज मैं एक टॉक्सिक केमिकल्स के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, मैं एक ऐसे जहर के साथ खेल रहा हूं जो जहर मेरे एनवायरनमेंट के लिए नासूर बनता जाएगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये सिर्फ डिवाइसेस नहीं है, ये बने हैं बड़े बड़े टॉक्सिक केमिकल्स से। पीरियाडिक टाइम टेबल के 79 एलिमेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। इसमें कैडमियम होता है, इसमें बेरिलियम होता है, इसमें मरकुरी होता है, इसमें इसी तरह लेड होता है, इसमें इसी तरह प्लेडियम होता है, इसमें इसी तरह से गोल्ड होता है, इसमें सिल्वर है, इसमें कॉपर है, इसमें ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एक वक्त जब ये एक्सपायर होती है, ये मेरे साथ साथ मेरे एनवायरनमेंट को तबाह कर रही है, मेरे ग्लोब को तबाह कर रही है, मेरे इस ग्रीनरी को सबको तबाह कर रही है, जिससे मुझे अटैक होता है, मेरी फैमिली को अटैक होता है, जिससे दाएं बाएं आगे पीछे रहने वाली सारे रिसोर्सेज को अटैक होता है। इसका जिम्मेदार इंसान है। क्यों है जिम्मेदार है? क्योंकि हम ही तो है वो जो तय करेंगे कि इनके जिस्मों पे किसका हक है। हम ही तो वो है जो तय करेंगे कि किन से इनके निकाह होंगे।
ہم ہی تو وہ ہے جو طے کریں گے یہ کس صحیفے کی آیتیں پڑھی گی, یہ کون ہوتی ہے اپنے مرضی کا رنگ پہنے اسکول جائیں, ہمیں بتائیں, ہمیں پڑھائیں, ہمیں سنائیں کہ ان کا رب بھی وہی ہے جس نے برابری کا سبق سکھایا. ہم ہی تو وہ ہے جو میری آنکھوں نے دیکھا لوگوں, اگر بتا دوں تو کیا کرو گے؟ جو سن رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے, میں سب سنا دوں تو کیا کرو گے؟ یہ لکھنا پڑھنا, یہ کہنا سننا چلے گا کب تک خرد کے مارو؟ میں اپنے کاغذ قلم کی دنیا ابھی جلا دوں تو کیا کرو گے؟ اسی طرح سے ہم ہی ہیں جو اس لیول کو کراس کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ذمہ دار ہم ہیں. ایک ہوتا ہے آپ سٹڈی کر رہے ہو, دوسرا ہوتا ہے آپ سچ میں علم کے ساتھ انصاف کر رہے ہو. جب آپ علم کے ساتھ انصاف کرو گے آگے علم آپ کے ساتھ انصاف کرے گا. جان بریگنز ایک جگہ لکھتے ہیں, آئی تھنک سو, وہ کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. جب اس کا ٹیچر اس کو پڑھاتا تھا, وہ اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر کہتا تھا اپنے بک کو جو ہے ٹرن پیج کرے, آل دیٹ یہ کرے. یہ جب پیج کو ٹرن کرتا تھا اس کے ہاتھ کانپ جاتے تھے. جب اس کے ہاتھ کانپ جاتے تھے اسے کہا جاتا تھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں نہیں چاہتا میرے کاغذ کے ساؤنڈ سے میرا ٹیچر ڈسٹرب ہو جائے. کبھی ایسا بھی علم ہوا کرتا تھا, کبھی ایسی بھی چیزیں ہوا کرتی تھی. تو پوری دنیا سے یہ جو ٹاکسک کیمیکلز اب ان الیکٹرانک ڈیوائسز سے نکل رہے ہیں یہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں. اس الیکٹرانک کیمیکل کے ٹاکسک کیمیکل نے جاپان میں بڑی تباہی مچا دی, اس نے ساؤتھ افریقہ میں بڑی تباہی مچا دی. یہی تو وہ ٹاکسک کیمیکل تھے جس کی وجہ سے جاپان میں اٹائی ڈیزیزز آئی 1912 میں, اور وجوہات کیڈمیم تھے. یہی تو ہے وہ ٹاکسک کیمیکلز جس کے میتھائل مرکوری کے ایکسپوجر سے جاپان میں میناماتا ڈیزیزز آ گئی. وجہ یہی ٹاکسک کیمیکل تھے. یہی تو وہ ٹاکسک کیمیکل تھے جس کی وجہ سے نگوٹا مینومیتا آ گئی جاپان میں, ایک تیسری انوائرمنٹل ڈیزیز. وجہ یہی تھا. اور یہی تو وہ ٹاکسک کیمیکل تھا جس کے لیڈ ایکسپوجر کی وجہ سے بڑی بڑی سکن ڈیزیزز نے جنم